तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ये थोड़ा बेसिक डेफिनेशन है, अपना 9th क्लास का है, पर अपन को पहले इसको समझना पड़ेगा। ये चार्ज क्या होती है? ये चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर जाके हम और कोई बात नहीं कर सकते। जैसे मास, मास इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना, जो मैटर के अंदर है। इसी तरह से मैटर के पास एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, चार्ज। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबको पता है लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल। अनलाइक चार्ज करते हैं अट्रैक्ट। अच्छा, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम, है ना। और कूलम एक बहुत बड़ा यूनिट होता है चार्ज का। तो कूलम एसआई यूनिट तो है, बट इट इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो सबसे छोटा चार्ज या सबसे छोटी यूनिट या फंडामेंटल चार्ज होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कई बार फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल मतलब सबसे छोटा, है ना। यूनिट चार्ज जिसको हम बोल सकते हैं वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है ना। सबसे छोटा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, है ना। यानी कूलम बहुत बड़ा चार्ज था, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है। जैसे हमसे कोई पूछ ले एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम में इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा यूनिट है। फिर हम आए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो अवेलेबल हो फिक्स अमाउंट में, अवेलेबल हो किसमें? फिक्स्ड अमाउंट में, है ना। मतलब जो चीज एब्रप्टली आपको ना मिले, फिक्स्ड अमाउंट में मिले। जैसे ये मार्कर हो गया, मेरे को सबसे कम मार्कर कितना मिल सकता है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। मेरे को कभी 2.5 मार्कर, 3.5 मार्कर, 3.25 मार्कर, ऐसे मार्कर मेरे को नहीं मिल सकते। तो ऐसी चीज को हम लोग क्वांटाइज बोलते हैं, है ना। जैसे आप चावल खाते हो, चावल क्वांटाइज नहीं है ना, ऐसा नहीं बोलते मम्मी से 2 चावल दे दो, खाते जा रहे खाते जा रहे। तो वहां पे क्वांटाइजेशन नहीं होता, है ना। जैसे हम ये बोर्ड ले लें तो कितना बोर्ड हो सकता है? 1 बोर्ड, 2 बोर्ड, 3 बोर्ड। ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड है। इस तरह से चार्ज भी क्वांटाइज्ड है ना। चार्ज अवेलेबल है किसमें? फिक्स्ड अमाउंट में। ऐसा नहीं कि कोई भी चार्ज आपको मिल सकता है। हम आपसे बोल देंगे आपको हम चार्ज देंगे 9 कूलम का, तो जरूरी नहीं है कि ये चार्ज एग्जिस्ट करे। हम बोलते हैं आपको चार्ज देंगे 16 कूलम का, तो जरूरी नहीं कि वो चार्ज एग्जिस्ट करे। एक डेफिनेशन है, एक रूल है, एक मेथड है जो बताएगा कि हाँ कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकते हैं, या वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो वो रूल क्या है? रूल है कि सबसे छोटा चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का है, उससे बड़ा चार्ज है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे बड़ा है 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स एंड n टाइम्स। तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल, है ना। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, है ना। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। n हमेशा इंटीजर होना चाहिए। जैसे हमने आपको एक चार्ज दे दिया कि बताओ चार्ज 10 कूलम एग्जिस्ट करेगा, तो आप बोलो तभी एग्जिस्ट करेगा अगर 10 कूलम इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल हुआ। तो इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर इस नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे 10 कूलम वैल्यू आ जा रही है तो 10 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करेगा, वरना वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसका चार्ज? ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के ही मल्टीपल में चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। सबसे छोटा चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इससे बड़ा चार्ज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इससे बड़ा चार्ज 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। उससे बड़ा 4 इंटू, समझ में आ रहा है आपको बात, है ना। E2E 3 4E। मतलब एब्रप्टली हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। नेचर ने ऐसा चार्ज को बना के रखा है। क्या कर रखा है? चार्ज को क्वांटाइज कर रखा है ना। ये छुपी हुई बातें है नेचर के अंदर। जैसे मास देखो, मास क्वांटाइज नहीं है। हम आपसे बोले 1 ग्राम का मास आप कैलकुलेट कर दोगे ना, 2 ग्राम का कैलकुलेट कर दोगे, 250 ग्राम होता है ना। आपसे बोले कि आप हमको 0.01 ग्राम मास दे सकते हो, आप बोल दे सकते हैं। नमक ले लेंगे, कोई चीज ले लेंगे। मतलब मास क्वांटाइज नहीं है अभी तक, है ना। टिल नाउ अभी तक हमको पता नहीं चला है कि मास क्वांटाइज्ड है, बट चार्ज क्वांटाइज्ड है, ये बात पता चल गई है। इससे छोटा चार्ज अभी तक हमको नहीं मिला है। हाँ, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले हैं हमको आज की डेट में, है ना, जिनसे प्रोटॉन्स बने हैं। प्रोटॉन के अंदर मतलब जो चीज प्रेजेंट है, प्रोटॉन पे सबसे छोटा चार्ज होता है पॉजिटिव 1, और प्रोटॉन जिस चीज से बना है उसका चार्ज फ्रैक्शन में होता है। पर वो चीजें आज की डेट में इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती, है ना।
दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो सबसे छोटा चार्ज है विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो अकेला एग्जिस्ट भी कर सकता है, वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही है अभी भी। ठीक है, इससे छोटा कोई चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आपसे कोई बोले कि हमारे पास स्पीशीज हैं, क्वार्क्स हैं, एंटी क्वार्क्स हैं, ऐसी स्पीशीज है जिनके पास चार्ज E/3 है ना, 2E/3 ऐसे चार्जेस हैं, तो आप बोलो ये चार्जेस हैं पर ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर रहे। तो चार्ज हमेशा E, 2E, 3E, 4E ऐसे मिलेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, हमें चेक करना है कि ये चार्ज 8 × 10⁻18 कूलम बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। हमें चेक करना है कि ये चार्ज हो सकता है कि नहीं। तो ये तभी हो सकता है अगर ये 1.6 × 10⁻19 का इंटीजर मल्टीपल हो। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए हम इक्वेशन लिख लेंगे, Q = NE। Q की जगह जो चार्ज दिया है वो रख लीजिए 8 × 10⁻18, n छोड़ दीजिए और E की वैल्यू डाल दीजिए 1.6 × 10⁻19। अब n फाइंड करते हैं भाई साहब, तो 8 × 10⁻18 upon 1.6 × 10⁻19, so this will be 5 × 10, so this is 50। देखिए कैसी वैल्यू आई है, इंटीजर आई है। तो अगर n इंटीजर आया है मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा। असल में ये चार्ज है क्या, ये 50 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 50 × चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इस चार्ज के बराबर है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल है, तो ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अब मेरे पास दूसरा चार्ज है 5 × 10⁻10, उसको भी चेक करना है हमको। तो हमने कैसे चेक किया, फिर से Q की जगह इस बार हम क्या रख देंगे 5 × 10⁻10 और n हमें नहीं पता, E 1.6 × 10⁻19। अब हमने n लिखा 5 × 10⁻10 अपॉन 1.6 × 10⁻19। इसको हम कैलकुलेट किया और हमने देखा ये इंटीजर के बराबर नहीं आ रहा। अगर ये इंटीजर के बराबर नहीं आ रहा मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये एक सिंपल सा तरीका था पता लगाने का कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा और कौन सा नहीं। Q = NE में हम Q की जगह जो चार्ज दिया वो पुट कर देंगे, E की जगह 1.6 10⁻19 पुट कर देंगे। n अगर इंटीजर आता है तो ठीक है और नहीं आता है तो वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये छोटा सा डेफिनेशन था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। ओके, अच्छा अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, है ना, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ ने क्या बताया, कूलम्स लॉ ने ये बताया कि हमारे पास मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। दोनों नेगेटिवली होते तो भी रिपेल करते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करते। तो कूलम ने बताया कि कितनी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो मान लेते हैं इनके बीच में डिस्टेंस है r, ठीक है। तो ये 2 वाला 1 को रिपेल करेगा, तो 2 वाले ने 1 को ऐसे रिपेल किया इस तरफ, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और 1 वाले ने 2 वाले को रिपेल किया इधर, सो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना। ऐसे बना ली, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो कूलम ने बोला ये जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है ये मैग्नीट्यूड में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के इक्वल है, और इन दोनों की वैल्यू C Q1 Q2 अपॉन R² के बराबर है ना। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगा, उतनी कम फोर्स होगी। सेपरेशन से कैसे प्रोपोर्शनल है, 1/r² से, है ना। जैसे जैसे आप सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे फोर्स डिक्रीज करता जाएगा। और कैसे डिक्रीज करेगा, जैसे मान लो इनके बीच का सेपरेशन मैं डबल कर दूं, है ना, सेपरेशन को मैं डबल कर दूं तो फोर्स कम हो जाएगा। और कितना कम होगा, डबल का स्क्वायर, मतलब कितना गुना, 4 गुना। जैसे मैं इनके बीच के सेपरेशन को ट्रिपल कर दूं, 3 गुना दूर डिस्टेंस पे रख दूं, तो फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 3 का स्क्वायर कितने टाइम, 9 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो फोर्सेस इसको फॉलो करे
F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। तो ये जो हमारी कूलम्स फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकती है। जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, CQ1Q2/r²। अच्छा, दूसरी चीज, ये फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे प्रोपोर्शनल है, जितने ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। अच्छा, तीसरी चीज जो कांस्टेंट C है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कांस्टेंट C डिपेंड करता है कि हम किस मीडियम पे हैं, है ना, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। जैसे ये चार्ज हमारे एयर में रखे हैं तो फोर्स कुछ और होगी, इन्हीं चार्जेस को हमने वाटर में रखा तो फोर्स कुछ और होगी, है ना। इन्हीं चार्जेस को हमने किसी ऑयल में रख दिया तो फोर्स कुछ और होगा, किसी डाइलेक्ट्रिक में रख दिया, मतलब डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो इंसुलेटर हो, है ना, मतलब जो कंडक्शन को अलाउ ना करे। तो कहीं पे भी हम अलग अलग जगह पे रखेंगे तो फोर्स वैरी हो जाएगा, बिकॉज C डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ठीक है। जो सबसे मोस्ट वाइडली यूज मीडियम है वो हम लोग कौन सा है, एयर या वैक्यूम या कौन सा है, फ्री स्पेस बोलते हैं उसी को हम लोग, है ना। उसके लिए C का वैल्यू डिफाइंड है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस C की वैल्यू है 9 × 10⁹, और ये यूनिट देखिए आप निकाल सकते हैं, ये इधर चला जाएगा, फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर चार्ज तो पर कूलम स्क्वायर। ये इस कांस्टेंट का वैल्यू है एयर के लिए, ठीक है। सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का फॉर्मूला समझ में आ गया, CQ1Q2/r²। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, कूलम ने ये भी बताया, ये जो फोर्स है दिस ऑलवेज एक्ट्स अलोंग, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, है ना, लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, है ना। इनको देखो, ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो ये फोर्स इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगी, है ना। ऐसा नहीं कि ये चार्ज इस चार्ज को ऐसे रिपेल कर दे, या ये चार्ज इस चार्ज को ऐसे कहीं नीचे रिपेल कर दे या ऊपर रिपेल कर दे, ये हमेशा लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस पे फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब इसी लाइन पे फोर्स हमेशा लगेगा ऐसे। और अच्छा, अगली बात ये भी है कि ये जो फोर्सेस हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल बट अपोजिट टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। ये माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो इतनी बात कूलम ने हमको बताई कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे जैसे हमसे बोला गया कि यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं Q1 और Q2, और हमने इनको एयर में प्लेस किया है, और हमसे पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम फोर्स दैट कैन एक्ट बिटवीन देम इफ सेपरेशन इज 1 मीटर। ये डिफाइंड है, सेपरेशन बता दिया 1 मीटर। अब पूछा इनके बीच में मिनिमम फोर्स क्या हो सकती है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स दैट कैन एक्ट बिटवीन। तो हम फोर्स का फॉर्मूला लिख देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या कूलम फोर्स का, CQ1Q2/r²। R की वैल्यू उन्होंने बता दी है कि 1 मीटर के सेपरेशन पे है, और C हमें पता है एयर के लिए 9 × 10⁹ Q1Q2/r is 1 मीटर का स्क्वायर। नाउ टू गेट मिनिमम फोर्स हमें देखना है ये चार्ज Q1 मिनिमम होना चाहिए और Q2 भी मिनिमम। तो मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 0 नहीं बोलेंगे, है ना, चार्ज होना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे छोटा चार्ज अभी हमने पढ़ा था, कौन सा हो सकता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो Q1 किसके इक्वल है, E के, और Q2 भी E। सबसे छोटा चार्ज इसी को ले सकते हैं, द स्मॉलेस्ट चार्ज। तो आंसर हो जाएगा 9 × 10⁹ into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19, है ना। The answer will be in Newton. This is the minimum force or what? The minimum force or the smallest force between two charges that are kept in air at 1 meter apart, है ना।
ये क्वेश्चन आ चुका है एक दो बार कॉम्पिटिशन में, रिपीट होता है। इसमें बस इतना याद रखना था कि स्मॉलेस्ट चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम एक प्रिंसिपल और पढ़ेंगे और फिर उसको मिलाकर कंबाइन करके हम क्वेश्चंस करेंगे खूब ढेर सारे, ठीक है। तो अगला प्रिंसिपल क्या है, जैसे हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या बोलता है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ओके, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, थोड़ी देर मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव हैं। तो Q1 Q2 पे इधर एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और Q2 Q1 पे एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। देखिए लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस पे एक्ट कर रही है फोर्स इसी लाइन पे। ओके, अब मान लीजिए कहीं से एक तीसरा चार्ज आ गया बीच में इनके Q, ठीक है, फ्रॉम समवेयर अ चार्ज Q3 हैज अराइव्ड, और Q3 हम मान लेते हैं नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ही मान सकते हैं। ओके, अब आप ये बताइए ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्या इस फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा Q3 के आने से? नहीं, देखिए इस फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, Q1 पे लगने वाली टोटल फोर्स चेंज हो जाएगी। Q1 पे एक फोर्स तो 2 की वजह से ऐसे लगेगी, और एक फोर्स माइनस Q3 की वजह से अट्रैक्टिव लगने लगेगी, है ना। माइनस Q3 क्या करेगा, Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दिस विल बी द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, वो इसको इस तरफ अपनी तरफ खींचने लगेगा। पर क्या इसके आने से इस फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये Q2 Q1 पे जितनी फोर्स लगा रहा था वही फोर्स लगा रहा है। हाँ, Q1 पे एक नई फोर्स ऐड करने लगी, किसकी वजह से, माइनस Q3 की वजह से। तो दो पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के। पहला पॉइंट ये है क्या, इन अ सिस्टम ऑफ मेनी चार्जेस द फोर्स between any two charge is unaffected by the presence of थर्ड चार्ज, है ना। अगर कई ढेर सारे चार्जेस हैं तो दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स है, जैसे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 थी, दिस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। जैसे इस चार्ज को देखो, Q2 पे एक फोर्स Q1 लगा रहा था, एक फोर्स अब Q3 लगाएगा, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। पर क्या इसके आने से इस फोर्स पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, Q1 अभी भी इसको इसी फोर्स से रिपेल कर रहा है। हाँ, टोटल फोर्स इस पे भी चेंज हो गया। तो दूसरा पॉइंट यही बताता है, दूसरा पॉइंट ये बताता है कि इन अ सिस्टम ऑफ मेनी चार्जेस द total force on any one charge is given by vector sum of the forces acting on a charge due to all the अदर चार्जेस, है ना। जैसे हमको अब इस पे टोटल फोर्स चाहिए हो, जैसे फोर्स ऑन 1 चाहिए हो, तो हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, है ना। जैसे यहाँ तो माइनस हो जाएंगे ये फोर्सेस, पर वेक्टर के फॉर्म में हम प्लस ही लिखते हैं ना। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड कर देंगे, अपोजिट में होगा तो माइनस। जैसे हमें फोर्स ऑन 2 निकालना हो तो हम बोल देंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, है ना। यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर लेंगे, है ना। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बहुत सिंपल है। जैसे हमारे पास 3 या 4 या 5 या 6 चार्जेस हैं, तो किसी एक चार्ज पे अगर टोटल फोर्स निकालना है तो सारे चार्जेस से फोर्स निकाल लें और फिर उसका वेक्टर सम कर लें, ठीक है। तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच से समझेंगे तो ये और बेटर आपको समझ में आएगा। हम लोग इसके लिए न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, अपन एक न्यूमेरिकल लेंगे जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट अस टेक अ न्यूमेरिकल।
हमारे पास यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड ए। यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है Q, यहाँ पे भी एक चार्ज है Q, और यहाँ पे एक चार्ज है -Q। ठीक है, हम इसका नाम भी दे देते हैं ट्रायंगल का। चलिए इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, इसको बोलते हैं C। अब क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। इस पे हमें नेट फोर्स निकालना है। चलिए अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। तो ए पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो बी वाला चार्ज लगाएगा, एक सी वाला। बी वाला पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा तो फोर्स लगेगी ऐसे, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और सी वाला नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे फोर्स लगेगी, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। तो दो फोर्सेस लग रही हैं इस पे, है ना। ओके, सो हम लोग निकालते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना हो जाएगा, सी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी सी Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, दोनों फोर्सेस बराबर हैं। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए दोनों को F बोल देते हैं, ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। सो ये हमारा चार्ज है, इस पे एक फोर्स F इधर लग रहा है और एक फोर्स F इधर लग रहा है ना। दिस इज आवर चार्ज A, और ये एंगल कितना हो जाएगा 120। सी दिस इज 60, सो दिस विल बी 120। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। अच्छा, तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं विच आर एक्टिंग एट 120, तो इनका रिजल्टेंट कहां से निकलेगा, एकदम मिडिल से निकलेगा। और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, F रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 120, है ना। ये हमने वेक्टर पढ़ा था ना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हो तो हम लोग क्या रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, है ना। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 120, cos 120 होता है -12, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू -12, so this will be minus F square under root F square, so this will be F, so the net force is F। और क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो नेट फोर्स एकदम मिड से निकलेगा, तो ये होगा नेट फोर्स का डायरेक्शन, है ना। और नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है F, और F कितना है मेरा C Q यानी Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, है ना। आप C की वैल्यू रख सकते हैं, Q की वैल्यू रख सकते हैं, आंसर निकाल। तो यहाँ देखिए हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकाला ना, इस पे टोटल फोर्स निकालने के लिए इसकी वजह से भी फोर्स निकाली और इसकी वजह से भी, है ना। जैसे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। ओके, मान लीजिए 4 चार्जेस हैं, ठीक है। इस पर तो हमने 4 चार्जेस ले लिए, Q Q Q और यहाँ पे भी Q, है ना। और ये स्क्वायर है जिसकी साइड A है, और इस पे रखें। अब हमें टोटल फोर्स निकालनी है किसी भी एक चार्ज पे, है ना। फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज पे टोटल फोर्स निकालनी है। चलिए इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस नेम दिस एज A B C D, है ना। तो कोई एक चार्ज उठा लेते हैं, ठीक है। तो हमने चाहे C वाला चार्ज उठा लिया, हम C पे नेट फोर्स, या चलिए C पे, है ना। C पे हम नेट फोर्स निकालेंगे। तो C को सबसे पहले B वाला रिपेल करेगा, तो B वाला C को रिपेल करेगा तो फोर्स ऐसे लगेगी, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसका, FB फोर्स ऑन C ड्यू टू B, बार बार C नहीं लिख रहे हैं। D वाला भी इसको रिपेल करेगा तो फोर्स ऐसे लग जाएगी, दिस इज फोर्स ऑन C ड्यू टू B। और A वाला भी रिपेल ही करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो A वाला देखो इससे रिपेल करेगा इस लाइन के अलोंग, है ना। द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ऐसे दिस इज फोर्स ड्यू टू A ऑन C। ओके, तो 3 फोर्सेस हैं इसके ऊपर, है ना। हम तीनों फोर्सेस को अलग अलग कैलकुलेट कर लें। फोर्स ड्यू टू B, है ना, सब C पे देख रहे हैं, सारी फोर्सेस ऑन C Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू D की वजह से फोर्स, देखिए D की वजह से फोर्स C पे, कांस्टेंट C Q, और ये भी कितना Q,
स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये दोनों फोर्स बराबर है तो इसको हमने एफ बोल दिया, इसको भी एफ बोल दिया। अब फोर्स ड्यू टू ए देखनी है हमको, ए की वजह से इस पे कितनी फोर्स है। तो कांस्टेंट लगाया सी, ये दोनों चार्जेस लेंगे हम Q1 और ये क्या Q2, तो Q स्क्वायर हो गया अपॉन डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डायगोनल है, डायगोनल कितना हो जाता है स्क्वायर का a√2, तो हम बोल देंगे a√2 का होल स्क्वायर। तो ये हमको मिला CQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और 2। तो देखो अगर ये CQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को f लिखा है तो इसको हम f/2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमारे पास अब टोटल 3 फोर्सेस हैं जो यहाँ पे एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, एक इस तरफ है FD जिसको हमने F बोल दिया, एक ये है जिसको हमने फिर से F बोल दिया, और एक इनके बीच से है जो कौन सी है F/2। तो अब 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया, अब ये वेक्टर का क्वेश्चन हो गया एकदम, है ना। 3 वेक्टर है F/2 और इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप देखोगे इसी लाइन से पास करेगा, है ना। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट जो कि इक्वल है, एकदम मिड से निकलता है। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं हम, किसका, F और F का। F और F का रिजल्टेंट, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, F रिजल्टेंट √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 0, सो √f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 2f स्क्वायर और f बाहर f√2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ बीच से आया कितना, f√2। तो ये दोनों फोर्सेस खत्म हो गए हमारे, इनका रिजल्टेंट हमने निकाल लिया पहले इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है f√2, और दोनों बराबर फोर्स है तो रिजल्टेंट एकदम बीच से आया। तो यहाँ से हम इन दोनों फोर्सेस को हटा सकते हैं, इसको और इसको हटा दिया, और इनका रिजल्टेंट आ गया इसी लाइन पे आया है, कितना आया है f√2। अब इस लाइन पे 2 फोर्सेस हो गई, एक f/2 एक f√2, तो टोटल फोर्स कितनी हो गई हमारी, या नेट फोर्स f√2 प्लस f/2, यहाँ से f कॉमन हो गया, √2 प्लस 1/2, f की वैल्यू हम रख देंगे, हमने निकाल रखी है CQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √2 प्लस 1/2। फिर आपको अगर एग्जाम में Q की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी है तो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया है ना, हमने यहाँ पे टोटल फोर्स निकालना था, इसकी वजह से फोर्स रिपल्शन का, इसकी वजह से रिपल्शन, इसकी वजह से रिपल्शन, इनका फोर्स देखा, फोर्स ड्यू टू बी CQ स्क्वायर Q इंटू Q अपॉन a स्क्वायर, और D की वजह से निकाला CQ इंटू Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a की वजह से निकाला CQ इंटू Q, और ये डिस्टेंस कितना हो गया a√2 का स्क्वायर किया, a स्क्वायर इंटू 2 आया, तो हमने बोला ये पूरा f और f/2। फिर हमने बोला कि 3 फोर्सेस हैं, एक ये, और ये दोनों फोर्स बराबर हैं F, तो हमने बना लिया था F और एक ऐसे। फिर F का रिजल्टेंट बीच से निकाला हमने, ये एकदम मिड से निकला, कितना रिजल्टेंट आया f√2, है ना, वेक्टर लगाया √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos 90 रखा, 0 हो गया, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात थी। तो इसमें वेक्टर बहुत लगना है ना, अपने को वेक्टर स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए क्लास 11 का। तो अगर आपका वेक्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले आप वेक्टर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के सवाल जितने भी हैं सब वेक्टर से सॉल्व होंगे अपने। अच्छा, एक नया तरह का सवाल देखते हैं इसमें, ठीक है, एक नया तरह क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे तो इसी टाइप में बनाता जाऊं, है ना। अब हम नया तरह का सवाल देख लेते हैं, चलिए। जैसे मान लीजिए हमसे बोला कि 2 पिथ बॉल्स ली और उनको स्ट्रिंग से बांध दिया, है ना, स्ट्रिंग से बांध दिया, स्ट्रिंग का लेंथ L और दोनों को पॉजिटिव चार्ज दे दिया बराबर, तो क्या होगा, दोनों रिपेल करेंगे, रिपेल करके दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो दोनों रिपेल हुए और दूर चले गए, ओके। सो ये सिचुएशन आ गई ऐसे, ये बॉल यहाँ पहुंच गया, ये बॉल यहाँ पहुंच गया, Q और दोनों के बराबर चार्ज है, पॉजिटिव Q, लेंथ L, और ये कितना स्ट्रेच हो गया, ये थीटा एंगल स्ट्रेच हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ ईच पिथ बॉल, अगर ये इतना स्ट्रेच होकर रुक गया, है ना, इतनी स्ट्रेचिंग लेकर ये रुक गया, तो पूछा कि दोनों का मास कितना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो दिमाग में सवाल आता है कि स्ट्रेच क्यों हुआ, स्ट्रेच इसलिए हुआ क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज था, तो रिपेल होते हुए दूर चला गया।
दूसरा सवाल दिमाग में ये आता है कि स्ट्रेच होने के बाद ये रुक क्यों गया। तो इसके ऊपर और भी फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं। ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, टेंशन फोर्स लग रहा होगा, तो कहीं ना कहीं जाके सारा फोर्सेस का सम कितना हो गया होगा, 0। वहां पे जाके ये इक्विलिब्रियम में आ गया, है ना। ऐसे हम इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करें, मान लेते हैं इसका मास m है, तो एक इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा mg, एक इसके ऊपर टेंशन लग रहा होगा ऐसे अलोंग द स्ट्रिंग, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो इस लाइन के अलोंग रिपेल करेगा ए ऐसे, इसको बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इन तीन फोर्सेस के रिजल्टेंट को मिलाकर यहाँ पे फोर्स 0 होगी, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, आइए इसका हम एफडी बनाते हैं। ये मास m है, इसके ऊपर टेंशन लग रहा है इधर, और mg इधर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर। ओके, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, यस, दिस एंगल विल बी थीटा। सो इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा t sin थीटा होगा, है। जैसे यहाँ पे हम देखें, इस एंगल को मैंने बोला थीटा, तो इधर कंपोनेंट t cos थीटा और इधर कंपोनेंट t sin थीटा, है ना। अब हम t को हटा सकते हैं, t को हमने दो कंपोनेंट से ब्रेक कर लिया, टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर आया t cos थीटा, एक साइड में t sin थीटा। t cos थीटा देखिए इसके वेट को बैलेंस करेगा, और t sin थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। सो t cos थीटा बैलेंसेस इट्स वेट एंड t sin थीटा बैलेंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। ये सब चीजें आपने 11 में बहुत कर रखी हैं। टी कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा इज इक्वल्स टू f इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन mg। ओके, अब f इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना हो जाएगा, c q1 q2 अपॉन r स्क्वायर टू mg। नाउ व्हाट इज r, दिस इज r, ये देखिए ये पूरा r है ना। अभी हमें निकालना पड़ेगा, r तो दिया नहीं है, तो ये देखिए ये l है और ये एंगल थीटा है, यस। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं, क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये l ये थीटा, हमें ये चाहिए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, l साइन थीटा। तो ये लेंथ कितनी हो गई, l साइन थीटा, ये ट्रायंगल है, ये थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो p कितना हो गया, l साइन थीटा, और ये भी l साइन थीटा, तो r कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू c q स्क्वायर 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू mg। अब हमको m निकालना था, तो m को सब्जेक्ट बना लिया, m इज इक्वल्स टू c q स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू g इंटू tan थीटा। इस तरह से हमने m का एक्सप्रेशन बना लिया। मतलब मैंने ये एक मेथड बताया ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हो सकता हो कभी मास दे दे और आपसे चार्ज पूछ ले, मास चार्ज सब कुछ दे दे, आपसे एंगल पूछ ले, मास चार्ज एंगल दे दे, आपसे लेंथ पूछ ले, है ना। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को, है ना। ओके, अब जैसे भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक सवाल और बहुत अच्छा है। जैसे हमसे बोला कि यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, और ओरिजिन से 1 मीटर दूर एक चार्ज रखा है 1 कूलम का, फिर 2 मीटर दूर एक चार्ज रखा है 8 कूलम का, फिर 3 मीटर दूर एक चार्ज रखा है 27 कूलम का, 4 मीटर दूर चार्ज रखा है हाउ मच 64 कूलम का, एंड सो ऑन ऐसे चार्ज रखे हुए हैं अप टू 10 मीटर्स, अप टू 10 मीटर्स, और 10 मीटर्स पे चार्ज जो रखा है वो है 1000 कूलम का, ठीक है। इतने चार्जेस रखे हैं, सब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि ओरिजिन पे हमने एक चार्ज रखा 1 कूलम का, ओरिजिन पे एक चार्ज रखा है 1 कूलम का। सो क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज 1 coulomb placed at origin, ये सवाल है।
ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ज रखे हैं और हमें इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। ओके, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, इधर ये भी रिपेल करेगा, सभी रिपेल कर रहे हैं, सब पॉजिटिव सब रिपेल करेंगे। तो टोटल जो फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज प्लस फोर्स ड्यू टू थर्ड चार्ज एंड सो ऑन। यस, क्योंकि सारे चार्जेस को इस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे इस 1 कूलम को। सो फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स कितना होगा, C इंटू 1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, C इंटू 1 इंटू 8 अपॉन R स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस 2 मीटर हो गया। C इंटू 1 इंटू 27 अपॉन R स्क्वायर, सो ऑन एंड सो ऑन। C इंटू 1 इंटू 10 1000, यस, अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से देखो C कॉमन हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 2 सा 8, 3 का स्क्वायर 9 9 3 सा 27, सो ऑन। यहाँ पे 64 और 4 का स्क्वायर 16 4 सा 64, 4 डैश 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 10 का स्क्वायर 100, so this will be 10. Now what is this? This is sum of first n terms. तो first n terms का sum कितना होता है, n into n plus 1 into sum of first n terms. So sum of first n terms क्या होता है, n into n plus 1 divided by 2. So this will be C into 10 into 10 plus 1 11 by 2 2 5 are 10. What is this, 55 C. सम ऑफ n टर्म्स निकाल लिया हमने। तो इस तरह से हमने टोटल फोर्स निकाल ली ऑन द चार्ज ऑफ 1 कूलम। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसके बड़े पॉपुलर होते हैं, याद समझ आ गया। एक और क्वेश्चन इसके बड़े पॉपुलर होते हैं जब हमें एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना होता है। ठीक है, हमारे पास कुछ चार्जेस होंगे और किसी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमसे बोला कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक मान लीजिए Q, एक मान लीजिए 4Q, और बोल दिया कि ये दोनों रखे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ से L मीटर्स अपार्ट। अब बोला इन दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग पे आप वो पॉइंट बताइए जहां पे तीसरा चार्ज रखें तो वो इक्विलिब्रियम में आए, है ना। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड अ पॉइंट वेयर अ थर्ड चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, है ना। एंड फाइंड अ पॉइंट, पॉइंट करना है, कहां पे पॉइंट फाइंड करना है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, है ना, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, इसी लाइन पे कहीं फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। तो इस लाइन पे तीन जगह वो पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं, एक तो बाहर यहाँ पे, एक बीच में और एक बाहर यहाँ पे। लाइन ज्वाइनिंग देखिए पूरी, है ना, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे चार्ज रखना है। कैसा चार्ज रखना है ये भी नहीं बताया है, तो हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है, आप नेगेटिव भी मान सकते हो। हमने माना एक पॉजिटिव चार्ज क्यों यहाँ रखा। ठीक है, थोड़ी देर के नेमिंग कर लेते हैं, इसको फर्स्ट चार्ज बोल देते हैं, इसको सेकेंड चार्ज बोल देते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज क्यू पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ओके, इस पॉजिटिव चार्ज क्यू पे फर्स्ट की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा कि नहीं, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट, है ना, मतलब इधर भाग जाएगा। और 2 की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा, रिपेल करेगा। 1 ने भी इसको रिपेल किया, 2 ने भी इसको रिपेल किया, तो दोनों ने मिला के इसको रिपेल करके इधर भेज दिया। तो क्या इस पे टोटल फोर्स 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। और थर्ड चार्ज किसमें होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो, 0 हो। यहाँ पे उसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। ओके, फिर हम इस तरफ आते हैं। हमने वही चार्ज यहाँ पे रखा, 1 की वजह से इस पे फोर्स इधर लगा, 2 की वजह से इस पे फोर्स पॉजिटिव है, वो भी रिपेल करेगा, इधर लगा, है ना। 1 ने भी इसको रिपेल किया, 2 ने भी इसको रिपेल कर दिया। क्या इस चार्ज पे टोटल फोर्स 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों फोर्सेस एक साथ हैं। मतलब आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस द फोर्स कैन नॉट बी 0 इन दिस सिचुएशन, है ना। इस सिचुएशन में यहाँ पे भी रखने पे चार्ज पे फोर्स, ये भी रिपेल कर दिया, ये भी रिपेल कर दिया, और यहाँ पे रखने पे ये भी रिपेल कर दिया और ये भी रिपेल कर दिया, यानी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। ओके, तो बीच में कहीं देखते हैं यहाँ पे क्यू चार्ज रखा। ओके,
अब 1 की वजह से इस पे फोर्स किधर होगा, इधर। 1 ने इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, हमने देखा बाहर पॉजिटिव नहीं था तो बीच में रखा। अब 1 ने पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल किया और 2 ने इसको इधर रिपेल किया। इस 1 ने इसको ऐसे रिपेल किया और 2 ने ऐसे। क्या यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि Q से x डिस्टेंस पे है, तो 4Q से कितना डिस्टेंस हो गया, L माइनस एक्स। यानी इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना होगा, 0। और ये तभी हो सकता है जब फोर्स ड्यू टू 2 और फोर्स ड्यू टू 1 बराबर हो जाए। जितनी फोर्स ये लगा रहा है उतनी फोर्स ये लगा रहा है। तो फोर्स ड्यू टू 2 ऑन दिस चार्ज विल बी C ड्यू टू 2 4Q, और किस पे देख रहे हैं, Q चार्ज पे, इनटू Q अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और फोर्स ड्यू टू 1 ऑन दिस चार्ज C इनटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ से C कैंसिल, Q कैंसिल, Q कैंसिल, एंड व्हाट वी गेट इज 4 is equals to L minus x upon x का होल स्क्वायर। यस, स्क्वायर रूट ले लिया। 2 is equals to L minus x by x, so we get 2x is equals to L minus x, and this x goes that side, so we get to 3x is equals to L, x is equals to what, L by 3। ओके, सो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, L by 3, ये x की वैल्यू कितनी हो गई, L by 3। L by 3 डिस्टेंस पे चार्ज को रखने पे फोर्स कितनी आई उसके ऊपर, 0 है। यहाँ से आप एक कंक्लूजन भी बना सकते हैं, जब आपके पास लाइक चार्जेस हो, कैसे चार्जेस हो, लाइक चार्जेस है ना, यानी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, और आपसे बोले कि एक पॉइंट निकालिए जहां पे थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। जब दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव, और आपसे बोले वो पॉइंट निकालिए जहां पे थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, तो वो पॉइंट हमेशा बीच में आएगा, है ना, ऑलवेज इन बिटवीन, ऑलवेज इन बिटवीन। इस बात को आप लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए कि अगर लाइक चार्जेस हैं और आपको इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट चाहिए जहां पे फोर्स 0 है, तो वो कहां पे आएगा, बिटवीन द चार्जेस आएगा। ठीक है, ओके ओके। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ले आते हैं। ओके, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने एडिट कर दिया। मान लीजिए हमसे बोलता है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q एक -4Q, और अब हमसे बोला कि वैसा ही एक पॉइंट निकालिए जहां पे चार्ज को रखें तो चार्ज किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो हम पहले इसकी लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से आगे, और यहां से भी इस तरह से आगे। ठीक है, अब हमको पॉइंट ढूंढना है, और कैसा चार्ज इतना ये तो हमको बताया नहीं, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव भी। चलिए इस बार नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, दोनों ले सकते थे, दोनों एग्जाम्पल में मैं दोनों लेके करके दिखा रहा हूँ। यहाँ -Q चार्ज ले लिया। ठीक है, इस बार क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे अनलाइक चार्ज है इस बार। ओके, फिर से नंबरिंग दे देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2, और यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज लिया, ध्यान दीजिएगा। 1 वाला पॉजिटिव है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिस इज फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू 1। 2 वाला नेगेटिव है, इसको रिपेल करेगा, दिस इज फोर्स ड्यू टू 2। मतलब यहाँ पे फोर्स 0 हो सकता है ना। ओके, हो सकता है क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, इस तरफ बाहर आते हैं जरा, यहाँ पे -Q रखा, 1 वाला पॉजिटिव है, इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, फोर्स ड्यू टू 1। 2 वाला नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो 2 ने फोर्स इधर लगाई, फोर्स ड्यू टू 2 है ना। तो यहाँ पे भी फोर्स 0 हो सकता है क्योंकि दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी फोर्स 0 हो सकती है और यहाँ पे भी 0 हो सकती है। बीच में आए, बीच में -Q रखा, 1 वाला पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींच लिया, फोर्स ड्यू टू 1। 2 वाला नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, रिपेल किया, फोर्स ड्यू टू 2। क्या यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो सकती है, नहीं हो सकती। मतलब इस बार बीच में नेट फोर्स 0 नहीं हो सकती। तो जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो नेट फोर्स बीच में 0 नहीं हो सकती। कहाँ 0 हो सकती है, बाहर 0 हो सकती है, चाहे नेगेटिव लूं चाहे
पॉजिटिव लो। अगर ये चार्जेस अनलाइक हैं और कोई तीसरा चार्ज हमें इनकी लाइन ज्वाइनिंग पे रखना है जिसपे नेट फोर्स कितनी आनी है, 0, और ये चार्जेस अगर अनलाइक है तो वो पॉइंट हमेशा बाहर आएगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि ऐसे 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे, बट एक्चुअल बच्चों एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट पॉसिबल नहीं है। चलिए समझाता हूँ। ये पॉइंट जैसे कि गलत है, देखिए इस पे 2 फोर्सेस लग रही हैं, फोर्स ड्यू टू 1 एंड ड्यू टू 2। 1 वाला इस पे फोर्स कैसे लगाएगा, इधर अट्रैक्ट किया, 2 वाला नेगेटिव है, इसे क्या किया, रिपेल। इस पे नेट फोर्स हमें कितनी चाहिए, 0। ये तभी हो सकता है जब F1 किसके इक्वल हो जाए, F2 के। यहां पे देखिए F1 एक छोटी फोर्स होगी, क्यों, चार्ज क्यों छोटा है और इससे दूर भी है, चार्ज क्यों छोटा भी है और इससे दूर भी है, तो ज्यादा बड़ी फोर्स नहीं लगा पाएगा। चार्ज 4 क्यों बड़ा है और इस चार्ज के पास भी है, इन दोनों तरह से फायदा हो रहा है, ये बड़ा चार्ज भी है और पास भी है, तो इसकी फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इस जगह पे क्या होगा, F2 विल बी मोर देन F1। बात समझ में आ रही है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, C Q1 Q2 by R स्क्वायर, है ना। तो इस वाले के देखो फोर्स कितनी हो जाएगी, F1 जो है, F1 हो जाएगा C Q इंटू Q अपॉन ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो ये F1 वाली फोर्स कैसी हो जाएगी, छोटी। अच्छा, और जब इसके लिए फोर्स देखेंगे 2 के लिए, तो C इंटू 4Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स ज्यादा, मोर ओवर इसका चार्ज भी क्या है, ज्यादा। ऐसे भी समझ सकते हो, ये चार्ज 4Q के पास में है तो 4Q इस पे फोर्स लगाएगा ज्यादा, और Q से दूर भी है और Q छोटा चार्ज भी है तो Q इसके ऊपर इतनी फोर्स नहीं लगा पाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे 2 लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, ये ज्यादा पावरफुल भी है, ये पास में भी है, तो ये ज्यादा तेज फोर्स लगाएगा, ये छोटा भी है दूर भी है तो कम फोर्स लगाएगा। तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो, तो ये पॉइंट तो कैंसिल हो गया। ये पॉइंट पॉसिबल है, क्यों, यहाँ पे क्या है, ये चार्ज छोटा तो है पर हमने क्या किया, इसके पास में चार्ज रख दिया। इससे क्या फायदा हुआ, ये छोटा तो था पर इसका इफेक्ट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि अब चार्ज इसके पास में है। ये चार्ज बड़ा तो है पर ये वाला चार्ज हमने इससे दूर रख दिया, यानी इसको ऐसी जगह पे रखा कि इन दोनों चार्ज का इफेक्ट इसके ऊपर बराबर है। इसकी वजह से इफेक्ट ज्यादा हो रहा था क्योंकि चार्ज बड़ा था, तो हमने चार्ज को इससे दूर रख दिया। इसकी वजह से इफेक्ट कम था क्योंकि चार्ज छोटा था तो इसके पास रख दिया, यानी यही एक पॉइंट है ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, x, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ले लेते हैं l। सो फोर्स ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू 1। तो ड्यू टू 2 कितनी फोर्स होगी, C 4Q इंटू Q अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर, यस, और ड्यू टू 1 C इंटू Q अपॉन x स्क्वायर। So C cancel, Q cancel, Q cancel. What we get again is 4 is equals to L plus x upon x का whole square. Square root ले लेंगे हम। 2 is equals to L plus x by x. 2x is equals to L plus x. ये इधर गया। x is equals to what? What, L? This will be 2x and this will be L plus x. So x is equals to what? L. तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पीछे जाके फोर्स 0 होगा, यहाँ से L डिस्टेंस पीछे जाके फोर्स हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, है ना। आप L डिस्टेंस पीछे रख के चेक कर लो, L प्लस L दैट इज 2L का स्क्वायर, 4L, 4 कैंसिल, और यहाँ पे L का स्क्वायर, L कैंसिल। ठीक है, सो L डिस्टेंस पीछे जाने पे ये काम